तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 12 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में आप और हम जानते हैं वैद्युत रसायन, कहीं कहीं विद्युत रसायन भी मिलता है। तो आइए, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कितना दम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसके कारण जो चालक होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। आपको बताना है कि किसके कारण चालक जो होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉन के कारण, दूसरा है आयन के कारण, और सी है दोनों के कारण। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता देना चाहते हैं कि देखिए, अगर धात्विक चालक होंगे, क्या होंगे, अगर धात्विक चालक होंगे, अगर धात्विक चालक होंगे तो उसमें विद्युत का जो चालन होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर वहीं विद्युत अपघटनी चालक होगा, क्या होगा, विद्युत अपघटनी चालक होगा, तो इसमें कौन होंगे, आयन होंगे। क्या होंगे, आयन होंगे। कौन होंगे, आयन होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन, सी सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन के कारण भी और आयन के कारण जो आपका चालक होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि किसके कारण जो धात्विक चालक होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो जो धातु होते हैं वो किसके कारण, जो धातु होते हैं वो किसके कारण विद्युत का संचालन करते हैं, तो वह होते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण जो है वह वैद्युत अपघटनी चालक विद्युत का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो वैद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं वो किसके कारण, वो आपके इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन के कारण। किसके कारण, आयन के कारण वो विद्युत का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, आयन के कारण। अगला है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्या है, सुचालक है। आपको बता देना है कि निम्नलिखित में कौन क्या है, सुचालक है। पहला है क्वार्ट्ज कांच है, और बी है हीरा है, सी रबड़ है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जो क्वार्ट्ज कांच होता है, क्वार्ट्ज कांच जो होता है वह क्या होता है, आपका सुचालक होता है। अगर खाली कांच होता है तो वही कुचालक हो जाता है, लेकिन क्वार्ट्ज कांच है तो क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकत्व तो होती है। तो आपको बता देते हैं कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो उससे प्रतिरोध का मान भी, प्रतिरोध माने आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
जब R बढ़ जाएगा तो जो चालकत्व होगा, जो चालकत्व होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, चालकत्व घट जाएगा। तो आप लोग याद कर लेंगे कि ताप बढ़ाने पर धात्विक जो सुचालक होती है, चालक की चालकत्व क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघटनी चालक की चालकत्व होती है। तो देखेंगे अगर आपने इसमें ताप बढ़ा दिया, इसमें क्या कर दिया, ताप बढ़ा दिया, इसमें आपने क्या किया, ताप बढ़ा दिया, तो याद कर लेंगे अगर वैद्युत अपनी चालक है, इसमें अगर आपने ताप को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इसमें आयनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, आपका चालकत्व भी बोल सकते हैं कि चालकत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो चालकत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघटनी चालक की चालकत्व क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। अगला है कि विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे चालक है। विद्युत तथा ऊष्मा के क्या है, अच्छे चालक है। तो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक कौन है, ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है, क्योंकि एंथ्रेसाइट, कोक, हीरा और चारकोल ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन कौन से होगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुचालक है, आपको बताना है कि ये कौन इसमें कुचालक है। तो रबड़ का होता है, कुचालक होता है। प्लास्टिक भी क्या होता है, कुचालक होता है। हीरा भी क्या है, कुचालक है। यानी डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। इस सब क्या है, कुचालक है। क्या है, कुचालक है। अगला है कि बताना है कि किसका प्रतिरोध का होता है, महत्तम होता है। किसका प्रतिरोध माने ज्यादा होता है। तो जो कुचालक होता है, क्या होता है, जो कुचालक होता है, जिसको अचालक भी बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं, जो नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर, जिसको इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो वो क्या है, कुचालक उसको कहा जाता है। अगला करें कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगला है कि कौन प्रतिरोध का सत्य व्यंजक है। बताना आप सबको कि कौन प्रतिरोध का सत्य व्यंजक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है ना, वह किसके, चालक के लंबाई का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है वो चालक के लंबाई का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम दोनों को मिला देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो मिला देंगे तो ये हो जाएगा आर समानुपाती एल और व्युत्क्रमानुपाती का ए। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये क्या दे देंगे, नियतांक दे देंगे। तो आर बराबर रो इंटू एल बाई का हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर बराबर रो इंटू का एल बाई ए। तो यही क्या है, सत्य व्यंजक है। यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, यही प्रतिरोध का क्या है, सत्य व्यंजक है। अगला है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो देखिए प्रतिरोधकता किसको कहते हैं, तो प्रतिरोधकता किसको कहते हैं, तो देखिए कह रहा कि प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो यहाँ हम जानते हैं कि R बराबर रो इंटू एल बाई का होता है, ये होता है। R बराबर रो इंटू एल बाई ये होता है। तो हम यहाँ से रो का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रो का। तो रो का मान निकालेंगे तो R इंटू का हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू ए, अब बाई का एल हो जाएगा। ठीक है, R इंटू ए बाई का हो जाएगा एल।
तो मात्रक निकालते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, उल्टा लोटा होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो एक एम से एक एम का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, कहा है कि चालकत्व का, किसका? चालकत्व का मात्रक है। चालकत्व तो हम समझते हैं कि चालकत्व किसे कहते हैं। तो चालकत्व को हम डिनोट करते हैं किससे? जी से। किसे कहते हैं? जी। और चालकत्व किसको कहते हैं? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। क्योंकि देखिएगा, इस चालक का एक गुण होता है। क्या होता है? चालक का दो गुण होता है, एक धारा का अपोज करने का, एक धारा का सपोर्ट करने का। ठीक है, तो जो धारा का सपोर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैंने जी बराबर, चालकत्व को जी से सूचित करते हैं, जी बराबर 1/r। मात्रक की बात क्या है? तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये ऊपर में जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्रति ओम। क्या हो जाएंगे? प्रति ओम। और प्रति ओम को देखिएगा ऐसे, ओम है ऐसे है, इसको सीधा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। और इसको हम साइमेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमेंस भी, साइमेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमेंस कहते हैं। तो चालकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? प्रति ओम होता है। प्रति ओम होता है। प्रति ओम को ही क्या कहते हैं? महो भी कहते हैं। और इसको साइमेंस भी कहते हैं। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी का हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहा है कि विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मात्रक है। तो विशिष्ट चालकत्व को हम डिनोट करते हैं किससे? कापा से। किसे करते हैं? कापा से। और विशिष्ट चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। अब मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम। ये ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रति ओम। प्रति का हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब आपको ये भी बताया है कि प्रति ओम को ही, जैसे ये ओम हो गया, ये प्रति ओम हो गया, इसको सीधा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। तो महो, ये प्रति ओम प्रति मीटर, इसी को सीधा करके लिख देंगे तो महो प्रति मीटर हो जाएगा। और इसी को बोले हैं कि साइमेंस भी कहते हैं, तो साइमेंस प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइमेंस प्रति मीटर। यानी देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी डी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। विशिष्ट चालकत्व या चालकता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? प्रति ओम प्रति मीटर होगा। उसी को महो प्रति मीटर भी कहते हैं। और साइमेंस प्रति मीटर, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, कह रहे कि सेल स्थिरांक का, सेल स्थिरांक का मात्रक है। सेल स्थिरांक का मात्रक है। तो देखिए, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? सेल स्थिरांक को हम डिनोट करते हैं किससे? एक्स से। कहते हैं किसको है? तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। अब मात्रक की बात है तो देखिए, एल है लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा तो ये ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति मीटर। तो कभी कभी सेंटीमीटर भी दिया रहेगा, प्रति सेंटीमीटर, तो वो भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
सेल स्थिरांक का मात्रक जो होता है प्रति का होता है मीटर होता है। अगला है कि 10 मोल का है 10 मोल H2SO4 विलयन का प्रतिरोध कितना है 50 ओम है, तब चालकत्व होगी। हमको क्या क्या करना है चालकत्व। तो चालकत्व को किसी से करते हैं जी से। चालकत्व को किसी से करते हैं जी से। जी बराबर होता है का 1/ρ। माने चालकत्व किसको कहते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं चालकत्व कहते हैं। तो जी बराबर 1/r। अब यहाँ r का मान दिया गया कितना 50। तो जब हम 1 को 50 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव बैठाएंगे तो एक जीरो, तभी भी भाग नहीं लगेगा। तो एक और जीरो बैठाएंगे तो एक इधर भी जीरो देंगे और 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.02। ठीक है, जो आपका चालकत्व होगी वो कितना होगी 0.02 होगी। अगला है कि एक मोल क्या करें 1 मोल HCl विलयन का प्रतिरोध कितना है 10 ओम है, तब विशिष्ट चालकत्व होगी। यहाँ B का मान कितना है 0.3 प्रति मीटर है। B बराबर 0.3 प्रति मीटर है। तो आपको बताना है विशिष्ट चालकत्व। तो देखिए विशिष्ट चालकत्व को हम किसी से करते हैं किसे तो कप्पा से। किसे करते हैं कप्पा। तो देखिए विशिष्ट चालकत्व का एक फॉर्मूला होता है G इंटू बी। क्या होता है G इंटू बी। ठीक है, G इंटू बी। तो अब देखिएगा G का है तो प्रतिरोध है, सॉरी चालकत्व है। G का है चालकत्व, G बराबर होता है 1/ρ। तो जब हम R का मान कितना है 10 ओम है। R का मान कितना है 10। तो जब 1 में 10 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो हम यहाँ रख लेते हैं G का मान 0.1 और B का मान दिया गया है 0.3। तो जब 0.1 में 0.3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03। क्या आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है कि तनुकरण के कारण, कहा है कि तनुकरण के कारण चालकत्व हो जाती है। तनुकरण के कारण चालकत्व हो जाती है। तो देखिएगा चालकत्व को हम लोग किससे तनुकरण के कारण चालकत्व हो जाती है। तो ध्यान देंगे जब तनुकरण कर दीजिएगा, आने का मतलब है जब तनुकरण कर दीजिएगा, क्या कर दिए तनुकरण कर दीजिएगा तो आयनों की संख्या, तनुकरण का मतलब उसमें पानी ज्यादा मिला दीजिएगा। तो जब पानी ज्यादा मिला दीजिएगा तो आयनों की संख्या क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जब आयनों की संख्या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो उसकी चालकत्व क्या हो जाएगी घट जाएगी। क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो याद कर लेंगे तनुकरण के कारण चालकत्व होती है वो क्या होती है घटती है। क्या होती है घटती है। अगला है तनुकरण के कारण मोलर चालकत्व हो जाती है। आपको बताना है कि तनुकरण के कारण मोलर चालकत्व क्या हो जाती है। ठीक है, तो मोलर चालकत्व को हम लोग डिनोट करते हैं किससे लैम्डा एम से। और होता का फॉर्मूला कि कप्पा इंटू 1000 अपन का होता है एम माने मोलरता। क्या होता है मोलरता। तो अब ध्यान देंगे जब हम तनुकरण करेंगे, क्या करेंगे तनुकरण करेंगे। जब तनुकरण करेंगे तो ये इसका मान क्या होगा घटेगा। जब तनुकरण करेंगे तो मोलरता का मान, मोलारिटी का मान क्या होगा घटेगा। जब ये घटेगा क्या होगा ये घटेगा तो ये क्या होगा बढ़ेगा। यानी मोलर चालकत्व क्या होगा बढ़ेगा। तो याद कर लेंगे कि तनुकरण के कारण मोलर चालकत्व क्या होती है बढ़ती है। तनुकरण के कारण मोलर चालकत्व क्या होती है बढ़ती है। अगला है कि कह रहा है कि कोलराउस नियम, आपको बताना है कि कोलराउस नियम संबंधित है। कोलराउस नियम क्या है संबंधित है। तो कोलराउस नियम जो है वह किससे संबंधित है अनंत तनुकरण से। किससे कोलराउस नियम जो है वो किसे है
अनंत अनुकरण से, क्योंकि हम लोग जब नियम पढ़ते हैं कोलरॉस का नियम तो कहा जाता है कि अनंत अनुकरण पे, क्या कहा जाता है, अनंत तनुकरण पे, अनंत तनुकरण पे किसी वैद्युत अपघटक का जो विलयन होता है, अनंत अनुकरण पे किसी वैद्युत अपघटक का जो मोलर चालकत्व होता है, अनंत अनुकरण पे किसी वैद्युत अपघटक का जो मोलर चालकत्व होता है उसके धनायन और उसके ऋणायन के क्या होता है, ऋणायन के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलरॉस नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलरॉस नियम कहते हैं। ठीक है, तो कोलरॉस नियम किसे होगा, अनंत अनुकरण से संबंधित होगा। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन कोलरॉस नियम को व्यक्त करता है, निम्नलिखित में कौन कोलरॉस नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। चलिए पहला देखते हैं, तो देखिएगा पहला में जो है आपका ये धनायन ऋणायन नहीं लिखा गया, इसलिए क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए का प्लस, यहाँ का होना चाहिए माइनस। दूसरा में देखते हैं तो देखिए सिर्फ ए ही दे दिया गया, क्या दे दिया, ए ही दे दिया, तो ये भी क्या है, गलत है। सी देखते हैं कि ए बी, तो यहाँ ए प्लस बी माइनस दिया गया, तो ये बात क्या है, सही है। यही कोलरॉस नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। ये कोलरॉस नियम को नहीं व्यक्त करता है क्योंकि यहाँ धनायन होना चाहिए और यहाँ का ऋणायन, तो यहाँ इन्फिनिटिव छूट गया है। क्या छूट गया, इन्फिनिटिव छूट गया है, इसलिए ये भी कोलरॉस नियम को क्या व्यक्त नहीं करता है। कह रहे हैं कि प्रबल वैद्युत अपघटक के लिए, किसके, प्रबल वैद्युत अपघटक के लिए, किसके लिए, प्रबल वैद्युत अपघटक के मोलर चालकत्व को दिया जा सकता है। तो याद कर लेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघटक के मोलर चालकत्व को किससे, तो ये लैम्डा एम बराबर लैम्डा इंफिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी से, किसे, ए अंडर रूट सी से इसको दिया जा सकता है। अगला है कि 10 मोल, क्या करें, 10 मोल CH3COOH विलयन 10% तक विघटित हो रहे हैं, तब विघटन स्थिरांक क्या करे, ज्ञात करे। क्या कहते हैं, विघटन स्थिरांक ज्ञात करे। तो विघटन स्थिरांक को हम किसे ट्यून करते हैं, के ए से, किसे करते हैं, विघटन स्थिरांक को के से। फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, तो ये सी क्या, ये बताएगा आपको का कंसंट्रेशन साधारण को। तो ये सी का मान कितना, 10। अब अल्फा का मान कैसे निकालते हैं, तो ये जितना परसेंट विघटित हो रहा है उसमें हम 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगा। जब 1/10 को दशमलव में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो स्क्वायर है तो 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1। तो जब हम 10 में 0.1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और गुणे 0.1 1 में से 0.1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। अब याद रखेंगे 1 से 0.1 में गुणा करेंगे तो ये 0.1 ही होंगे, अपॉन में 0.9। तो देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1/9, 1/9। तो जो विघटन स्थिरांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1/9 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी वही है, करे कि 5 मोल, क्या करा है कि 5 मोल SCOOH विलयन कितने 20% तक विघटित हो रहे हैं, तब विघटन स्थिरांक ज्ञात करें। तो विघटन स्थिरांक को हम किसी डिनोट करते हैं, तो के ए से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस का अल्फा। तो ये सांद्रण कितने हैं, सांद्रण आपके कितने हैं, 5 मोल है, तो यहां ले लेंगे 5। और अल्फा का मान निकालने के लिए जितना परसेंट विघटित हो रहा है उसमें 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 को 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0.2 हो जाएगा। तो स्क्वायर है तो एक और लिख लेंगे 0.2 और 1 माइनस 0.2। तो जब 5 से 0.2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा।
गुणे 0.2 बटा 1 में से 0.2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितने 8 हो जाएगा। तो जब 1 को 0.2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0.2 ही होगा, बटा में 0.8, तो दशमलव से दशमलव कट गया, इसको काट भी देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 यानी 1 बटा का हो गया 4 हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है कि वह सेल क्या है, वह सेल जो स्वतः माने अपने आप रासायनिक ऊर्जा को किसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो याद कर लेंगे, ये विद्युत रासायनिक सेल का डिफिनीशन भी है, परिभाषा भी है कि वह सेल क्या बोलेंगे, वह सेल जो स्वतः माने अपने आप विद्युत जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब कह रहा है कि निम्न में कौन विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। निम्न में कौन विद्युत रासायनिक सेल के क्या है उदाहरण है। तो पहला है गैल्वेनिक सेल, कौन है गैल्वेनिक सेल, बी है डेनियल सेल, सी है वोल्टेइक सेल, डी है इनमें से सभी। तो याद कर लेंगे, विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो गैल्वेनिक सेल होते हैं, वोल्टेइक सेल होते हैं, डेनियल सेल होते हैं, ये सब क्या होते हैं विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को स्वतः किसमें अपने आप विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं परिवर्तित कर देते हैं। कर है कि विद्युत रासायनिक सेल पर ऑक्सीकरण होता है। आपको बता देना है कि विद्युत रासायनिक सेल पर ऑक्सीकरण होता है, तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। ठीक है, लोन से, किसे लोन से, ठीक है, इसको किसे याद कर सकते हैं लोन से। देखिएगा एल का मतलब होता है लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट होता है, एल का मतलब लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट होता है, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ए का मतलब होता है का एनोड होता है, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब निगेटिव होता है, एन का मतलब क्या होता है निगेटिव होता है। तो देखिएगा जो आपका ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, वो कहां होता है बाएं में होता है, लेफ्ट में होता है, और कहां होता है एनोड पर होता है। किस पर होता है एनोड पर होता है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा भी जाता है कई बार क्वेश्चन और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा विद्युत रासायनिक सेल पर ऑक्सीकरण कहां होता है तो लोन से, ठीक है, एनोड पे, किसमें होता है कहां होता है एनोड पे होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक सेल पर अवकरण होता है। तो याद कर लीजिए विद्युत रासायनिक सेल में जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है एनोड पे, तो अवकरण किस पर होगा कैथोड पे। किस पर होता है कैथोड पर होगा। किस पर होगा कैथोड पर होता है। कह रहा है कि निम्न में कौन विद्युत रासायनिक सेल के दोनों अर्ध सेलों के विद्युत उदासीनता को का बरकरार रखता है। आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल, ये किसका फिगर है, ये एक किसका फिगर है, ये आपका किसका फिगर है एक विद्युत रासायनिक का है सेल का फिगर है। ठीक है, तो कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल के दोनों अर्ध सेलों के विद्युत उदासीनता को बरकरार रखता है कौन, तो ये है आपका लवण सेतु। क्या है ये आपका कौन है, ये आपका लवण सेतु है। कौन है लवण सेतु, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये विद्युत उदासीनता को क्या रखता है बरकरार रखता है, क्योंकि यहाँ आपका जो एनोड होता है यहाँ टुपुक क्या होता है, यहाँ टुपुक होता है, और यहाँ पे क्या होता है कैथोड पे टपाक, टुपुक
टपाल, ठीक है। यानी एक पर एनोड पे, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे क्या होता है, अवकरण होता है, ठीक है। तो ये लवण सेतु क्या करता है, विद्युत उदासीनता को क्या बरकरार रखता है। करे कि एक इलेक्ट्रोड का किसका, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण माने SOP कितना दिया है, तो आपका दिया है 0.76 वोल्ट दिया है। तो अब बताना है कि मानक अवकरण विभव है माने SRP बराबर है, ठीक है। तो याद कर लेंगे कि ये SOP किसके बराबर होता है, SRP के, बस साइन का क्या होता है, फर्क होता है। अगर SOP प्लस हुआ तो SRP क्या होगा, माइनस होगा, बस इतना ही का अंतर है। यानी SRP अगर कहें, SOP दिया है, SOP दिया है कितना 0.76 दिया है, तो SRP कितना होगा, -0.76 वोल्ट होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित सेल के लिए ईएमएफ होगा, क्या होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा माने विद्युत वाहक बल होगा। तो याद कर लेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माने ईएमएफ बराबर होता है ई नॉट हायर माइनस ई नॉट क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है। हायर में से हम लोग क्या करते हैं, लोअर को घटाते हैं, हायर में से क्या करते हैं, लोअर को घटा देते हैं। तो देखिए हायर क्या है, तो हायर आपका कितना है 0.34 है, और लोअर कितना है, तो लोअर है आपका -0.76 वोल्ट है, कितना है 76 वोल्ट है। तो जब इसको 0.34 ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 0.76 जब इसको जोड़ेंगे 0.34 को किसमें 0.76 से, तो देखिए कितना आएगा 6 4 10 का 0 और 7 3 10 10 1 11 के 1 जीरो में जीरो तो जीरो, एक हासिल जोड़ देंगे तो 1, यानी कितना हो जाएगा 1.10 वोल्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ईएमएफ निकालने आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने का फॉर्मूला, ई नॉट हायर माइनस का होता है ई नॉट लोअर होता है। तो हायर का मान दिया है 0.3.4 और लोअर का मान दिया है कितना -0.76 वोल्ट। तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 0.34 में 0.76 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.10 वोल्ट आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से करा कि निम्नलिखित सेल के लिए ईएमएफ होगा, आपको बता देना निम्नलिखित सेल के लिए ईएमएफ कितना होगा। तो वही ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है, ईएमएफ निकालने का क्या है फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है क्या कि ई नॉट हायर माइनस ई नॉट लोअर होता है, ई नॉट का होता है लोअर होता है। तो देखिए हायर देखते हैं, हायर कितना है 0.34 है और लोअर कितना है -0.44 वोल्ट है। तो ये 0.34 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 0.44 हो जाएंगे। अब जोड़ देंगे 0.34 में जोड़ देंगे 0.44 को, तो ये 4 4 8 4 3 7 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 0.78 वोल्ट। अगला है कह रहा है कि द्रवित क्या करें कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पे क्या होता है, मुक्त होता है, आपको बताना है, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, मुक्त होता है। तो देखिएगा यहाँ NaCl है क्या है, तो जब हम तोड़ेंगे इसको तो Na किसमें
प्लस में टूटेगा और Cl किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो ये देखिएगा जो प्लस होता है उसको केटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लस को क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। प्लस को क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। तो देखिए केटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे। केटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। एनायन जाएगा एनोड पे। तो ध्यान देंगे Na प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। कहाँ जाएगा, द्रवित NaCl का जब हम वैद्युत अपघटन करेंगे तो ये Na प्लस में टूट जाएगा Cl माइनस में। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, प्लस को केटायन कहते हैं, केटायन जाएगा कैथोड पे। केटायन जाएगा कहाँ, कैथोड पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त होगा, Na। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिएगा, ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस में Cl का माइनस में, तो देखिएगा ये हो जाएगा, प्लस वाले को एनोड बोलेंगे और माइनस वाले को क्या बोलेंगे, कैथोड। कैथोड उल्टा चलता है। तो देखिएगा Na प्लस कहाँ जाएगा, Na प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और Cl कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मुक्त होगा, Na। अगला है कि जलीय, क्या कहा, जलीय का दिया है। क्या कहते हैं, जलीय। कह रहा है कि जलीय, जलीय, ठीक है, तो ये हो गया कैथोड और ये क्या हो गया, एनोड। तो जब जलीय कहा तो इसमें क्या होगा, H2O भी होगा और प्लस में क्या होगा, NaCl होगा। तो जल टूटेगा, जल का होगा, टूटेगा किस में, जल टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में, और Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो जब हम SROP देखते हैं, SOP देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो H प्लस है उसका जो SOP है वो ज्यादा होता है, किससे, Na प्लस से। तो इसीलिए कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत अपघटन माने विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या है। ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। अब फिर से है कि अर्ध सेलों का मानक विद्युत विभव है। तो देखिएगा मानक विभव है, विभव इतना दिया गया है, तो सेल अभिक्रिया का ईएमएफ होगा। क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ है टाइपिंग में, ठीक है, तो इसको हम चाहते हैं कि सुधार देने का प्रयास करते हैं। यहां होना चाहिए क्या, माइनस। क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यहां माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, माइनस होना चाहिए। तो आइए ईएमएफ पूछा गया, तो ईएमएफ का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हैं कि ईएमएफ बराबर होता है ई नॉट हायर माइनस ई नॉट का होता है लोअर होता है। ठीक है, तो ई नॉट हायर का मान देखते हैं। तो ई नॉट हायर का जो मान है वो कितना है, 0.41 है, और लोअर का मान कितना है, 0.7 माइनस 0.76 है। तो जब ये 0.4 ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 0.76 हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ते हैं तो 0.41 में जोड़ते हैं कितना, 7 6 को, तो इस 6 1 7 हो जाएगा, और 7 4 11 के 1 हो जाएगा, और
6 1 7 हो जाएगा, और 7 4 11 के 1, और ये 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.7 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हो जाएगा 1.17 वोल्ट, 1.17 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम का आक्सीकारक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम का है आक्सीकारक है। तो ये याद कर लेंगे, कौन है, फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन जो होता है वो प्रबलतम का होता है, आक्सीकारक होता है। अगला है कि एक फैराडे क्या करा कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। तो एक फैराडे जो विद्युत होता है वह 96,500 कूलम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। तो एक फैराडे 96,500 कूलम के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 96,000 का 500 हो जाएगा। अगला कह रहे कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो देखिएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एक फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक फैराडे कहते हैं, फैराड। और एक फैराड जो होता है वो कितने 96,500 कूलम के क्या होता है, बराबर होता है। तो कह रहा है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है एक फैराड के बराबर होता है, और कितने 96,500 कूलम के भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि CuSO4 बिलियन से 96,500 कूलम की विद्युत प्रवाहित करने पर मुक्त होगी। आपको बताना है कितना मुक्त होगी। ठीक है, तो पहले ये देखिएगा, जब हम कॉपर सल्फेट को तोड़ते हैं तो कॉपर पर क्या होगी, Cu प्लस होगा, और सल्फेट पर क्या होगी, -2 होगा। ठीक है, तो अगर हमको कॉपर को मुक्त करना, कॉपर को तोड़ना है कॉपर सल्फेट से, तो हमको कितने 2 फैराड देना पड़ेगा। किसको, Cu को कितना 2 फैराड देंगे तो क्या होगा, मुक्त होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कहा गया कितने कि 96,500 कूलम के लिए, कितना है 96,500 कूलम, यानी एक फैराड के लिए कितना। तो एक फैराड के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉपर का द्रव्यमान होता है, 63.5 में किससे 2 से भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो ये आएगा कितने 31.75 के समथिंग आएगा। कितना आएगा 31.75 के समथिंग आएगा, कि जो कि आपका लगभग बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि MgSO4 बिलियन से कह रहा है कि 2 फैराड की विद्युत प्रवाहित करने पर मुक्त होगी। तो आइए, जब मैं MgSO4 को जब तोड़ते हैं तो मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज और सल्फेट पर क्या आएगा, -2 चार्ज आएगा। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीशियम को तोड़ना चाहते हैं तो हमको कितना 2 फैराड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 2 फैराड देंगे तो मुक्त होगा। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24। तो 2 फैराड पर कितना देगा, ये 24 ग्राम मुक्त होगा। 24 ग्राम क्या होगा, मुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन के लिए, किसके लिए, वैद्युत अपघटन के लिए
के लिए फैराडे नियम संबंधित है। तो देखिए वैद्युत अपघटन के फैराडे नियम जो है वो फैराडे का जो दूसरा नियम होता है वह इलेक्ट्रोलाइट का, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का समतुल्य भार से, इलेक्ट्रोलाइट का माने वैद्युत अपघटक के समतुल्य भार से क्या होता है, संबंधित होता है। अगला है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। ठीक है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। तो देखिएगा जो फैराडे का प्रथम नियम है, तो फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर क्या होता है, Z इंटू क्या होता है, Q। तो अगर कहता है कि अगर हम एक फैराडे Q का मान कितना ले ले, एक फैराडे ले ले, तो बताइएगा ये किसके बराबर होगा। तो ये जो होगा वह आपका Z के बराबर होगा। क्या होगा, Z के बराबर हो, W Z के बराबर। Z को ही हम लोग क्या करते हैं, विद्युत, क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, वो मात्रा जो होगी वो का अधिक होगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। अब कह रहा है कि वह प्रक्रिया, क्या कर रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातु संयोजित अवस्था में आकर क्षय होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, क्षय। ठीक है, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातु संयुक्त अवस्था में आकर क्षय होने लगते हैं, तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। अगला है कि लोहे में जंग लगना उदाहरण है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का, किसका, संक्षारण का क्या है, उदाहरण है। अगला है कह रहा है कि जंग का, किसका, जंग का रासायनिक सूत्र होता है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है। तो जंग का, किसका, जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, Fe2O3.XH2 होता है। क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3.XH2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है, निम्न में कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो द्वितीयक सेल के उदाहरण जो होते हैं वो होते हैं लेड, क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी होता है। क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज को हम संचायक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संचायक। ठीक है, द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे लेड संचायक बैटरी। ये द्वितीयक सेल के क्या है, उदाहरण है। कह रहे कि निम्न में प्राथमिक सेल के उदाहरण है, प्राथमिक सेल के क्या है, उदाहरण है। निम्न में कौन प्राथमिक सेल के उदाहरण है। तो प्राथमिक सेल के उदाहरण याद कर लेंगे, लेकलांच, क्या बोलेंगे, लेकलांच सेल है। ठीक है, प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन है, लेकलांच सेल। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये द्वितीयक सेल के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो अगला है कि निम्न में से कौन ईंधन के, निम्न में से कौन ईंधन सेल के उदाहरण है, निम्न में से कौन ईंधन सेल के उदाहरण है। तो वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल होता है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, सेल ईंधन का उदाहरण है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि किसका अवकरण सबसे पहले होगा, किसका अवकरण सबसे पहले होगा। तो वो होगा किसका, कॉपर का। किसका, कॉपर का अवकरण का होगा सबसे पहले होगा। ठीक है, तो ये रहा कितना, 50 गो ऑब्जेक्टिव। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, अगर ये हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना
अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।